हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कृतिका पढ़ रहे थे, कृतिका बुक को, और इसमें रिवीजन कर रहे थे पार्ट 2 मेरे संग की औरतें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर का रिवीजन का सेकंड पार्ट है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो मृदुला गर्ग हैं लेखिका जो है, उनके परिवार में हमने पढ़ा था नानी के बारे में, हमने पढ़ा उनकी माँ के बारे में, परदादी के बारे में, और हम उनके परिवार के बारे में पढ़े थे। वो परिवार में वो जो बहनें थीं उनके बारे में हम पढ़े थे, उनका भाई कैसा था। तो मैंने बताया था सबसे बड़ी बहन कौन थी, मंजुला भगत, फिर थी मृदुला। इनके भी घर का नाम था, मैंने होमवर्क दिया था कि इनके घर का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर चित्रा, फिर रेणु, फिर अचला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ से हमने पढ़ा था रेणु के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि रेणु पढ़ना नहीं चाहती थी, बीए नहीं करना चाहती थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, उसको फिर पिताजी की आदेश और इच्छा मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा, और उसने फिर जैसे तैसे करके उसने बीए कर लिया। सच बोलने में वह माँ से भी एक कदम आगे थी। क्या थी रेणु? माँ से भी एक कदम आगे थी सच बोलने में। हमेशा ऐसे सच बोल देती थी, लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि ये सच बोल रही है या मजाक कर रही है, इस तरह से। ठीक है, एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका फ़ोटो मंगवा लिया। जनरल थिमैया को एक बार उन्होंने पत्र लिख दिया, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पत्र लिखा उन्होंने, और कहा कि जैसे हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनको पत्र लिखा कि अपना फ़ोटो भेज दो। तो भैया जनरल थिमैया को ऐसे उन्होंने पत्र लिखा और क्या किया, फ़ोटो मंगा लिया। एक मोटरसाइकिल पर एक आया आदमी बैठकर, युवक आया और उनको फ़ोटो दे गया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। ठीक है, तो तीसरी बहन जो चित्रा है वो भी कैसी थी, दबंग किस्म की थी, और स्वयं पढ़ने में कम तथा औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इसके लिए उसके अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। तो जो चित्रा थी वो खुद नहीं पढ़ती थी, क्या करती थी, पर दूसरों को पढ़ाने में उसका बहुत मन था कि तुम पढ़ो, ये करो, और फिर इसीलिए इसके नंबर कम आते थे, और इसके जो शिष्य होते थे इसके, जिनको बच्चों को पढ़ाती थी, उनके नंबर इससे ज़्यादा आ जाया करते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दिया। अब इसने, चित्रा ने क्या किया, इतनी जिद्दी थी, इसने एक लड़का ऐसे ही पसंद देखा, उसको अच्छा लगा, उसने पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। अब ना घर वालों को कुछ पता था, उस लड़के को भी नहीं पता था कि ये मुझसे शादी करने वाली है। तो इस तरह की ये चित्रा थी। तो उसने क्या किया, ऐलान कर दिया शादी करेगी तो इसी से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दी। एक बार जो बात वह ठान लेती, वह करके ही दम लेती। लड़के ने भी हथियार डाल दिया। अब लड़के को उसने धमका दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ, इसलिए तुम मान जाओ। अब लड़के ने भी सोचा कि भाई चलो कर लेता हूँ, तो उसने भी शादी कर ली और हथियार डाल दिए। अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छानुसार शादी की। अब अचला की बारी आती है। रेणु पढ़ ली, चित्रा पढ़ ली, और अचला की बारी आती है। ठीक है, सबसे छोटी कौन थी, अचला। इसने, बेचारी ने क्या किया, अपने बहुत दिन तक ये बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह चलती रही। इनकी तरह जिद्दी और इनकी तरह उल्टे सीधे काम करने वाली लड़की ये नहीं थी। ये पिताजी की आज्ञा पे चलती रही, जैसे जैसे पिताजी कहते रहे वैसे वैसे, क्योंकि पिताजी उनके पढ़े लिखे थे, तो वैसे वैसे ही करती रही। क्या हुआ, सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। पिताजी ने जो लड़का देखा उसी से कर दी। इसके तरह अचला, चित्रा की तरह उसने जिद नहीं की मैं तो उसी लड़के से शादी करूँगी, लड़के को भी नहीं पता, तो उसने तो भाई अपने पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है। सबको लग रहा था कि ये तो भाई वैसी लड़की है जैसी होनी चाहिए, जैसे परिवार वालों को चाहिए थी लड़की, या जैसी समाज को चाहिए थी। ठीक है, जिद करने वाली, अपनी मन के काम करने वाली लड़कियां नहीं पसंद होती है ना ज़्यादातर। तो भाई सबको लग रहा था ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, लीक पर चलने वाली है, लीक पर, परंपराओं पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, परंतु 30 वर्ष की उम्र आते आते उसे भी लिखने का शौक़ लग गया। अब हुआ क्या, जब तक ये शादी भी हो गई, 30 साल की हो गई, और 30 साल की होने तक इसको क्या हुआ, इसको भी शौक़ लग गया। किसका, लिखने का शौक़ लग गया। अब लिखने का रोग लग गया इसको भी। पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी, इसने पत्रकारिता भी की थी और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इसने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था, अपने डिग्री ली थी। तो इसलिए लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली। अब लेखिका सहित सभी बहनें, सारी बहनें क्या हो गई, यही सुधरी हुई थी थोड़ी सी अचला, लेकिन इसको भी लिखने का शौक़ लग गया। तो ये सारी की सारी बहनें उस समय पर जो परंपरागत लड़कियां काम करती थी उसके बजाय इन्होंने सब
ने अलग अलग अपनी मर्जी के काम किए जो उस समय पे लड़कियां नहीं करती थी, इसलिए इन सबको लीक से हटकर चलने की लत थी। ठीक है, यह इनकी विशेषताएं थीं। परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सबने निभाया, परंतु ये सारी लड़कियां ऐसा नहीं थी कि इतनी उजड़ थी या इतनी बदतमीज थी कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को ना निभाएं, बच्चों को ना देखें, अपने पति को या परिवार को ना देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। उनका ये मानना था कि आज़ाद रहने के लिए या फिर अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, पति को छोड़ना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो नहीं चाहती थी ऐसा करना, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती थी। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। वो कहती थी कि किसी भी समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है। हम अपने घर में रह के जो भी हमारे साथ परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रहकर हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को मज़े से, आज़ादी से जी सकते हैं। ये हमारे मन की बात होती है, मन को समझाना होता है हमें इस तरह से। अब देखिए, यहाँ तक हमने लेखिका के बारे में, उनकी बहनों के बारे में जाना किस तरह की थी। अब लेखिका विवाह के पश्चात, अब लेखिका के साथ क्या क्या हुआ, लेखिका के बारे में जान लेते हैं। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। आपको ये बात याद रखनी है बिल्कुल कि लेखिका विवाह के पश्चात बिहार में किस कस्बे में रही, बिहार के डालमिया, ठीक है, डालमिया नगर में रही। कभी भी आता है कि बिहार में वो कस्बे में रही या गाँव में रही, वन वर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ऐसा ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन में पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। विवाह के पश्चात लेखिका बिहार में रही तो एक कस्बे में रही, उस कस्बे का नाम था डालमिया नगर। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देख पाते थे। इतने ज़्यादा नैरो माइंड वो लोग थे, ठीक है, कि एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देख सकते थे। अपने पति के साथ भी बैठकर महिलाएं पिक्चर नहीं देख सकती थी, ठीक है, मूवी नहीं देख सकती। परंतु उन्होंने, लेखिका ने उनको समझा के, उनका माइंड डाइवर्ट करके उनको क्या कर दिया, ऐसा कर दिया कि उन्होंने दूसरे पुरुषों, अपने पति तो छोड़ो, दूसरे पुरुषों के साथ नाटक करने शुरू कर दिए। नाटक होते थे पहले, मंचन होता था नाटकों का, क्योंकि पहले टीवी ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम तो नाटकों से मनोरंजन होता था। तो उन्होंने नाटक भी करने के लिए उन महिलाओं को मना लिया था। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। अब मर्दों को भी तैयार कर दिया कि भाई तुम्हारी पत्नियां अगर दूसरे पुरुषों के साथ नाटक ही तो कर रही है, वो गलत थोड़ी है। इस तरह से पुरुषों और महिलाओं की जो संकीर्ण मानसिकता थी उसको उन्होंने उन्हें ऊपर उठाया। ठीक है, 4 वर्ष तक उनकी मानसिकता को बदला। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष में उन्होंने दिया। 4 साल तक उन्होंने इस तरह से जगह जगह महिलाओं औरतों के साथ नाटक किए, महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ और फिर उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने अकाल कोष में दिया, ताकि जो बिहार में अकाल पड़ता था, लोग भूखे मरते थे, उनकी हेल्प हो सके। तब उसके बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में गई। फिर कर्नाटक में कौन से कस्बे में रही? बागलकोट में। बिहार में डालमिया नगर में। ठीक है, तो दोनों जगह कस्बे थे, तो वहाँ पे चली गई वो। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया उनके पति का। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। स्कूल जाने की उम्र में उनके बच्चे हो गए थे, लेकिन विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाओं वाला प्राइमरी स्कूल खोलेगी। जब बिशप से उन्होंने कहा था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कैथोलिक बिशप से उनकी बात हुई थी, कहाँ पर? कर्नाटक में, कि स्कूल खोल लो भाई, तुम एक मिशनरी स्कूल खोल लो। उन्होंने मना कर दिया, तुम गारंटी लो 100 साल चलेगा। अब ऐसी गारंटी भला कौन लेगा? तो लेखिका खुद पढ़ी लिखी थी, उन्होंने 3 भाषाओं वाला वहाँ पे स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक खोला, और वहाँ पर उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया उसके और अन्य बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़े। उसके भी और भी वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, अफसर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन सब के बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़े। ठीक है, अब देखिए एक बात और रह गई यहाँ पे, रेणु की बात जो थी उसके बारे में हम देखते हैं। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती। अब लेखिका कहती मैं बहुत खिसकी हुई थी, ठीक है, बहुत मेरे को उटपटांग बातें करने का जिद पड़ जाती थी, मुझे जो काम करने की वो करती थी, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा मेरी बहन थी। कौन सी वाली? ये जो रेणु की बात हो रही थी। ठीक है, इसने क्या किया, देखो, इसने बीए करने से भी मना कर दिया था, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो रेणु से कम आंकती है यानी कि कहती है मैं तो जिद्दी हूँ, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है रेणु, वो मुझसे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जिद्दी है। फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही है ना। अब लेखिका जिद्द तो करती थी, ये सारी बहनें जिद करती थी, लेकिन इनकी जिद गलत नहीं होती थी, बर्बाद करने वाली नहीं होती थी। देखो कितनी अच्छी जिद, तो अच्छी जिद तो हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, अब क्या किया देखिए उन्होंने, लेखिका अब हर जगह सफल रही थी, विशेष रूप से लेखन
के मंच पर लिखना इन्होंने जिद किया था। मृदुला गर्ग ने लिखने को अपना जिद बनाया था कि भाई मैं तो लिखूंगी, लेखन के क्षेत्र में जाऊंगी। पिताजी ने कहा था कुछ और कर ले, पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन नहीं, मैं तो यही करूंगी। तो ये सफल हुई। देखिए फेमस हैं तभी तो हम इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, तो फिर फेमस राइटर बन गई है। इसके बाद क्या हुआ, तो विशेष रूप से लेखन के मंच पर एक बार की घटना को याद करते हुए वो रेणु के विषय में लिखती है। एक बार लेखिका ने लिखा अपनी बहन के विषय में, रेणु के विषय में लिखा। क्या लिखा उन्होंने कि एक बार की फिर क्या है कि एक बार दिल्ली में वर्ष 1950 की बात है, 1950 में दिल्ली में के अंतिम दौर में, ठीक है, 9 इंच तक बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। 1950 का अंतिम समय चला था, 1950 सन खत्म होने वाला था। तो क्या था कि बहुत तेज़ यानी कि 9 इंच बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई, सब ने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, वह नहीं मानी। स्कूल बस नहीं आई, जब पानी भर गया तो सब कुछ बंद होना चाहिए, रेनी डे हो गया होगा, बट वो नहीं मानी, वो स्कूल गई। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर आई। 4 मील चल गई वो पैदल, धुन की पक्की थी, मैं तो जाऊँगी स्कूल, मैं तो जाऊँगी स्कूल, और चली गई। ठीक है, अब फिर उसने क्या हुआ, रेणु को अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मज़ेदार रहा होगा। अब लेखिका ने महसूस किया यार कितना अच्छा लगा होगा उसको, पानी में गई होगी, अकेली गई होगी, सुनसान सड़क में, उसको कैसा लगा होगा, वो फीलिंग लेखिका को भी आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि कितना मज़ेदार रहा होगा उसका वो रोमांच। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। अब लेखिका ये कहती हैं कि देखो अपनी धुन में मस्त रहना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना क्या है कि बहुत ही मज़ेदार बात हो रही होगी, बहुत ही मज़ेदार बात होती होगी, ऐसा लेखिका को लगा। उनको लगा कि भाई ऐसे ही काम करने चाहिए लीक से हटकर। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या था कि ये हमारा चैप्टर था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और हमारा ये कृतिका में जो एक ही चैप्टर आ रहा था हमारा लेसन 2 मेरे संग की औरतें, ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आप ढंग से अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए। थैंक यू।